अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक का आगाज़ करने लगे हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इसका नाम जानने से पहले थोड़ा सा ज़रा पिछला टॉपिक को अगर हम रिवाइज़ करें, जो कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड था। तो अल्ट्रासाउंड क्या था? मेडिकल फिज़िक्स में अल्ट्रासाउंड क्यों इस्तेमाल करते थे और क्या वजह है कि हम जो है अब नए टॉपिक पे आ रहे हैं, क्यों अल्ट्रासाउंड हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की तरफ आते हैं। और जब जैसे हमने कहा था कि अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिकल की फील्ड में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की कुछ लिमिटेशन भी थी। क्यों? हमने देखा था कि अल्ट्रासाउंड जो है वो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती थी तो वो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर की क्लियर इमेज प्रोवाइड करती थी। लेकिन जब इसका सामना बोन से या किसी डेंस स्ट्रक्चर से हुआ तो ये अब हमें जो है वो क्लियर इमेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पे ये हमें बयान नहीं कर पा रही थी उसकी जो है कि हमारे पास किस तरीके से बोन्स का स्ट्रक्चर होता है या किस तरीके से हार्ट टिश्यूज़ हैं, ये हमें उसके बारे में बयान नहीं कर पा रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम हड्डियों के बारे में, अंदरूनी चोटों के बारे में, जो हार्ट टिश्यूज़ हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं या नहीं। और अगर हम देखा जाए तो मेडिकल फिज़िक्स में कोई ऐसी टेक्निक है या नहीं। तो हमने देखा 1895 के अंदर हमारे पास एक जर्मन फिजिस्ट, कौन? 1895 में जर्मन फिजिक्स विलियम कॉर्नर रोटनजन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में अचानक से सडनली एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई। कैसे प्रोड्यूस हुई? तो देखो, एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। असल में हो क्या रहा था 1895 के अंदर, जब वो कैथोड रेज ट्यूब का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब का, तो उनके ट्यूब के पास एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी हुई थी। और आपको पता है कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन आके टकराता है उससे तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है। उन्होंने देखा कि जब इसके इंस्ट्रूमेंट के दरमियान और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के दरमियान कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लिंकेज ही नहीं है, तो ये किस तरीके से जो है लाइट प्रोड्यूस करी, किस तरीके से ये जो है ना ब्राइट हो रही। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ डिस्चार्ज ट्यूब का, उसमें कोई ना कोई रेज ऐसी हैं जो कि निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं, और वो एक अननोन रेज है। और जैसे कि हम मैथ में कहते हैं कि फ़लाँ वैल्यू अननोन है, इसको हम एक्स के लेट कर लेते हैं, इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, उस रेज को एक्स लेट कर लिया और कहा कि ये एक्स रेज हैं। अब तो एक्स रेज क्या हुई? एक्स रेज भाई एक अननोन रेज हो गई, अननोन रेडिएशंस हो गई। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास इसका एक्सरे की बैकग्राउंड। कहाँ से? अल्ट्रासाउंड से इस्तेमाल होते हुए। अब एक्सरे खुद है क्या? एक्सरे खुद क्या है? एक्सरे हमारे पास हाईली एनर्जेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। क्या है हमारे पास एक्सरेस? एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती हैं, फिर टारगेट मटेरियल से स्ट्राइक करवाती हैं। जब टारगेट मटेरियल से ये स्ट्राइक करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक्सरेस बनती हैं। ठीक है, कि एक्सरेज क्या है? हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये क्या काम करती हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती हैं। कब? जब, और उसके बाद क्या करती हैं, ये स्ट्राइक करवाती हैं। जो एमिट हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन्स है वो टकराता है किससे? एक टारगेट मटेरियल से, और टारगेट मटेरियल से टकराने के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, एक्सरेज निकलते हैं। अगर इसको आम अल्फाजों में कहूँ कि भाई व्हेन द फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर सडनली स्लो डाउन। कब? जब वो टकरा रहा है। जब वो टकराया तो एकदम क्या, वो स्लो डाउन हो गया और उसकी जो एनर्जी, असल में जो ज़ाया हुई एनर्जी, जो लॉस हुई, वही एनर्जी को तो हम एक्सरेज कहते हैं। आई बात समझ में? कि क्या, कि जो हमारे पास एनर्जी लॉस हुई है वही तो एनर्जी हमारे पास एक्सरेज की सूरत में मिली है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक लाइन का स्पेक्ट्रम है। इसको, लाइन के स्पेक्ट्रम को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। आप देखो, सेंटर के अंदर हमारे पास विजिबल लाइट है जो इंसानी आँख के ज़रिए नज़र आती है, और उसके अगर हम सीधे हाथ की तरफ जाएं और उल्टे हाथ की तरफ जाएं,
तो सबसे पहले अगर हम उसके जो है हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं तो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, रेडियो वेव्स आ जाती हैं। और जब हम उसके जो है राइट साइड की तरफ जाएं तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट आ जाती है, एक्स रेज आ जाती हैं, ठीक है, और गामा रेज आ जाती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो हमारे पास लाइट्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये स्पेक्ट्रम्स लाइट्स हैं। और हर लाइट का एक अपना जो है वेव लेंथ है। हर लाइट का क्या अपना वेव लेंथ, जैसे विजिबल लाइट है इसका वेव लेंथ क्या 10 की पावर -7। इसी तरीके से एक्स रेज जो है वो 10 की पावर -9 से 10 की पावर -11 के दरमियान है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये 10 टू रेज पावर, ठीक है, ये 10 नैनोमीटर है, ठीक है, 10 नैनोमीटर। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये असल में हमारे पास स्टार्ट होता है, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक की हमारे पास इसकी रेंज आती है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एक्स रेज है इसकी क्या रेंज है, इसकी कहाँ तक हमारे पास रेंज आ सकती है, जो वेव लेंथ है वो कहाँ से 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक की हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अब हम बात करते हैं एक्स रेज। तो हमें पता चल गया कि डेफिनेशन क्या है एक्स रेज की, इसको इंट्रोडक्शन हमने किस तरह से करवा लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रोडक्शन के ऊपर कि किस तरीके से हमने इसको प्रोडक्शन की, एक्स रेज किस तरीके से बनी। आपने टेंशन नहीं लेनी, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसमें एक चीज लिखी हुई है तो आपको वहां से आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। उसकी प्रोडक्शन को समझने के लिए हम आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले इसकी डायग्राम के ऊपर। अब इस डायग्राम के अंदर कुछ हिस्से हैं, सबसे पहले मुझे हिस्सों को समझते हैं कि वो हिस्से कौन-कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ये फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट कौन सा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैथोड है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, टारगेट मटेरियल है टंगस्टन का। उसके बाद एनोड है और कूलिंग चैनल, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। ये आपके पास पूरी डायग्राम इसकी कंप्लीट होती है। और यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक लो वोल्टेज होता है। अब होगा क्या, देखो इनका काम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसको देखें, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हेन द कैथोड इज हीटेड, जब कैथोड क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब कैसे कैथोड गर्म होता है, सबसे पहले ये देखो ना, ये जो हमारे पास ये ट्यूब है ना, ये वाली जो ट्यूब है, ये एक हाई वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, हाई वैक्यूम ट्यूब है। इसमें से हमने इसको क्या कर दिया, पूरी पहले वैक्यूम बना चुके हैं। अब क्या किया, इसमें से जब ये फिलामेंट को हमने लो वोल्टेज दिए तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से क्या होगा, ये फिलामेंट जो गर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लाइट ऑन करते हैं तो लाइट क्या होती है, बल्ब जो है कुछ देर के बाद वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ये जो गर्म होगा तो इसको इस जो हमारे पास प्रोसेस है इसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मल एमिशन का नाम देते हैं। अब यहाँ से कैथोड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अब ये कैथोड जब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है तो उस सूरत में आप देखो कि अब इलेक्ट्रॉन्स तो हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर भी 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 जा सकते हैं। तो क्या वजह ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायग्राम के मुताबिक सीधा चल रहे हैं, क्या वजह ऐसी भाई, ऐसी वजह क्या है कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। अब दोनों ऑपोजिट्स हो गए, क्या हो गए, दोनों ऑपोजिट हो गए। देखो हो क्या रहा है कि ये कैथोड जो है, कैथोड ये यहाँ से पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। और ये जो एनोड है ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। इनकी खींचातानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो तेजी के साथ जाके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो रेड लाइन है यहाँ से क्या करें, टारगेट मटेरियल। कौन सा टारगेट मटेरियल, टंगस्टन का टारगेट मटेरियल है, और इसके साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है। इस कोलिजन से क्या होगा, इस कोलिजन से हमारे पास ये जो एनोड है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब जब ये गर्म होगा तो सिस्टम में तो प्रॉब्लम आ सकती है, मटेरियल है, मटेरियल मेल्ट भी हो सकता है। इस सिस्टम को सबसे पहले इसकी जो है हमारे पास जो है हीटिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए कि भाई इसको हमारे पास कंट्रोल करने के लिए हमने ये कूलिंग चैनल लगाया। अब ये कूलिंग चैनल क्या करता है, ये कूलिंग चैनल इस एनोड की हीट को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, ये एनोड की हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरा, जब बेटा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आके इसके साथ स्ट्राइक किया तो इसके स्ट्राइक होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सडनली स्लो डाउन हो गए। जैसे कि डेफिनेशन में कहा था, डेफिनेशन में क्या किया था कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन्स था एमिट हुआ, निकला और सडनली क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया। कब, जब वो एटम के साथ इंटरेक्शन की, एटम के साथ जब क्या इंटरेक्शन करी तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को लॉस किया ना। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, सडनली स्लो डाउन हुआ, मतलब क्या एनर्जी को लॉस कर रहा है। एनर्जी को लॉस करने की सूरत में जब उसने लॉस किया तो यहाँ से एक फोटोन निकला और यही फोटोन जो है वो तो एक्स रेज बनी। क्या बनी, वो एक्स रेज बन गई। अच्छा अब देखो कि यहाँ से हमारे पास क्या मिल गई, एक्स रेज, क्या हमें एक पैटर्न सा मिल गया कि भाई एक्स रेज इस तरह से जनरेट हो रही है। लेकिन अब हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास कुछ ट्रांजिशन हुई, किस तरीके से ट्रांजिशन हुई शेल्स के दरमियान, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आप देखो ये हमारे पास क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है और इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो तो सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपके पास देखो शेल्स हैं, कौन कौन से हमारे पास, KLMN, ये हमारे पास क्या है, इसके शेल्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, इसके शेल्स मौजूद हैं। अब देखो होगा क्या, और हर शेल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और सबसे करीब वाला जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला शेल होता है उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियर की फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब मिसाल के तौर पे जो K वाला शेल है इसमें हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके और न्यूक्लियर की जो स्ट्रॉन्ग है ये आपस में टाइटली बाउंड है। ये क्या है, आपस में टाइटली बाउंड है। तो इस टाइटली बाउंड है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे जैसे डिस्टेंस में जाते जाएंगे तो न्यूक्लियस की फोर्स भी तो कम होती जाएगी ना। न्यूक्लियर की जो हमारे पास आप कह लो इंट्रैक्शन की फोर्स है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूर वाले हैं उनके निकलना आसान है, उनको निकालना क्या आसान है। मिसाल के तौर पे आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको जो फ्रंट लाइन वाले बच्चे हैं उनका क्लास से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि टीचर की नज़र है, लेकिन जो लास्ट वाले बच्चे हैं वो तो आसानी के साथ क्लास से क्या है बाहर निकल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टीचर की पहुँच थोड़ा दूर है, मतलब टीचर की एक लिमिट से बाहर है। अब देखो कि यहाँ पे जब हमने पहली वाली रो में से या पहले वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें क्या देना होगा, इसको हाई एनर्जी देनी होगी। कितनी एनर्जी देनी होगी भाई, इतनी एनर्जी देनी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से स्ट्राइक कर जाए, बाहर आ जाए, एमिट हो जाए, निकल जाए।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एनर्जी देता हूँ। क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एक इंसिडेंट हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ टकराया, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, अब फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट था, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये ग्राउंड स्टेट से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में आया, तो इसने क्या किया, एनर्जी को गेन करी। क्या की एनर्जी इसने हासिल करी, गेन करी इलेक्ट्रॉन ने। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट से दोबारा जो है ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्या चीज़ मैंने कहा, दोबारा सुन लो, मैंने कहा जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, उस सूरत में क्या होगा, अब ये एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी को क्या करेगा बेटा, लॉस करेगा। और ये जो एनर्जी अब लॉस करेगा, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा, और यही फोटोन हमारे पास जो है वो एक्स रेज को क्रिएट करेगा। अब बात की समझिए कि क्या होगा कि भाई एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स आएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, टकराने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वहाँ से हमारे पास एक्सरेज बनेगी। तो यही चीज़ वो यहाँ पे एनर्जियल ट्रांजिशन में लिखता है कि इन हैवी एटम, क्या है, इन हैवी एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर अज्यूम टू द अरेंज ऑफ अ कंस्ट्रक्टिंग शेल्स लेबल एज KLMN, कि भाई आपके पास क्या है, एक हैवी एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और फर्स्ट करो अज्यूम करो कि आपके पास एक शेल्स हैं का रेंज हुए हुए जिसमें KLMNO है। फिर वो कहता है जो हमारे पास K शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, क्लोजेस्ट है ना। इसी तरीके से K के बाद हमारे पास L है, फिर इसी तरीके से सो ऑन, K के बाद L है, L के बाद M है, M के बाद N है, और N के बाद क्या है, O है। कहता था इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, हमने यही तो पढ़ा कि भाई इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब K वाला इलेक्ट्रॉन है, वो तो टाइटली बाउंड है, किससे, न्यूक्लियस के साथ। तो उसको क्या होगा, बाहर निकलने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फॉर अ नॉर्मल एनर्जी लेवल आफ्टर द एक्साइटेशन। अब जब वो एक्साइटेशन पे पहुंच गया, वो इस पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन पे तो हमारे पास ये तो एक्साइटेशन की पोजीशन थी ना, तो जब वो एक्साइटेशन पे आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, आफ्टर द एक्साइटेशन व्हेन द एटम इज रिटर्न, अब वो क्या होगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहा है। तो क्या कह रहा हो, देखो कहता है व्हेन द एटम रिटर्न इट नॉर्मल स्टेट, जब वो नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, उस स्टूडेंट में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी इसने हासिल करी, कब, ऊपर जाने के लिए, उतनी ही तो एनर्जी ये खारिज करेगा, कब, नीचे आने के लिए, क्योंकि जितनी एनर्जी को ऊपर जाने के लिए चाहिए थी, उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, वो नीचे आने के लिए इसको लॉस करेगा, निकालेगा। तो जो वो एनर्जी निकाल रहा है वो फोटोन की सूरत में निकालेगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। और ये जो फोटोन एमिट करेगा, इस तरह की जो हमारे पास ट्रांजिशन बनेगी, वो क्या होगी, वो हमारे पास एक्सरे खिलाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक एक्सरे निकल रहा है। और ये जो है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक वेवलेंथ्स बनती हैं, कैसे कि भाई देखो हर शेल का एक अलग है ना, जैसे K है, L है, M है, ठीक है, हर शेल की एक अलग है, तो अलग अलग वेवलेंथ होगी। मतलब मिसाल के तौर पे ये तो हमारे पास हो गया ना, ये हमारे पास K हो गया, ये हमारे पास L हो गया, ठीक है। इससे अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ इसको लेके थोड़ा सा, तो देखो फिर क्या बनेगी, जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राउंड स्टेट आ गई, ठीक है, ये हमारे पास K वाली आ गई, ये हमारे पास L वाली आ गई, ये हमारे पास M वाली आ गई, ये N वाली आ गई, और ये O वाली आ गई। अब देखो होगा क्या, ये हमारे पास है बेटा न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास K है, ये हमारे पास क्या है, L है, M है, फिर हमारे पास N है, और ये हमारे पास O है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ K के ऊपर। इसने क्या करना है, इसने हमारे पास जो है ये M में जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, M पे जाने के लिए कब जाएगा, जब ये M वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होगी, कमी होगी, जब भी तो वो क्या करेगा, दूसरे से लेगा। और किससे लेगा, जिसके पास हमारे पास ज़्यादा होगी, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जाते हैं। तो यहाँ लेके जाने के लिए हमें क्या होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, इस शेल में जाने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, अब यहाँ तक हमने क्या किया, K से हम कहाँ गए, M में गए, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पहुँच गया। अब जब यहाँ से ये वापस आएगा, क्योंकि जब ये गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक होल सा क्रिएट हो गया।
अब इस होल को पूरा करने के लिए कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा फ़ौरन से इस जगह को पूरा करने के लिए। हो सकता है मे बी वो L से आ जाए, हो सकता है मे बी वो N से आ जाए, ठीक है। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा इस जगह को पूरा करने के लिए, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को वो लॉस करेगा। और जो वो एनर्जी को लॉस करेगा तो उस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक हाई एनर्जी का फोटोन क्रिएट होगा। क्या होगा? एक हाई एनर्जी का हमारे पास फोटोन क्रिएट होगा। कब? जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आया और टकराया, ठीक है। मतलब एक्साइटेड स्टेट से हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आया। तो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद इसने अपनी क्या किया, एनर्जी को लूज़ किया। एनर्जी को लूज़ करने से हमारे पास इसमें एक हाईली एनर्जी का फोटोन बना और उस फोटोन ने क्या किया, एनर्जी को एमिट किया और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, एक्सरेज का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद अब देखो ये जो हाई एनर्जी का हमने कहा ये फोटोन जो है एक्सरेज है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके की होती हैं। हमारे पास एक्सरेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब किस तरीके, जैसे कि हमारे पास जो है एक हमारे पास जैसे कि के है, फिर हमने कहा एल है, फिर हमने कहा एम है, फिर हमने कहा एन है, फिर हमने कहा ओ। तो देखो हो क्या रहा है, असल में कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि हमारे पास ये एल से के का, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एम से के जा रही, फिर हमारे पास क्या है, ये एन से के है और फिर हमारे पास ओ से के है। असल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं। तो ये पहला वाला है एल से के, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये अल्फ़ा रेस कहलाती हैं। ये एम से के वाली जो है ये हमारे पास बीटा रेस कहलाती हैं। एन से के वाली हमारे पास जो है ये हमारे पास गैमा रेस कहलाती हैं। और जो ओ से के वाली हैं ये हमारे पास असल में सिग्मा रेस कहलाती हैं। साथ साथ में ही हमारे पास ये के सिग्मा हो जाएगा, इसी तरीके से ये हमारे पास के अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारे पास के बीटा हो जाएगा और ये हमारे पास के सिग्मा हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि हमारे पास ये इस तरीके से ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप देखें अब एनर्जी ने क्या किया, एनर्जी तो लूज हुई ना। मतलब जब पहले इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हुआ, ठीक है, कब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बाद जो एनर्जी थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। लेकिन किस सूरत में, जब अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। कैसे लॉस की उसने, आप ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे कहता था इलेक्ट्रॉन, इसको ज़रा रेस कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए साहब। तो यहाँ से द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल शेल जम्प टू ऑक्यूपाई द के शेल, के हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है, कहाँ से, एल से के तक। तो क्योंकि एल जम में हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाई किस चीज़ का, होल का बन रहा है, और के शेल में देयर बाय द एमिटिंग ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास फोटोन की एनर्जी निकलेगी। अच्छा, ये जो एनर्जी निकल रही है उसको यहाँ पे क्या नाम दे रहा है, यहाँ पे वो नाम दे रहा है ई एल माइनस ई के का, ठीक है। क्या नाम दे रहा है, ई एल माइनस ई के, क्योंकि यही तो हो रहा है, असल में एनर्जी निकल रही है ना, एल से के पे जा रहा है। तो हमें जो अगर टोटल एनर्जी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, उस वाले शेल में से नीचे वाले शेल को माइनस कर देंगे, ठीक है। कि भाई हमारे पास जो एल है, एल में से अगर मैं के को माइनस कर दूं तो मेरे पास वो एनर्जी आ जाएगी जो कि वो लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एच एफ है, ये असल में हमारे पास एनर्जी ही तो है। ई इज इक्वल टू हमारे पास एच एफ होता है, और f हमने आगे देखते हैं। तो f हमारे पास क्या होता है, f हमारे पास इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एनर्जी खारिज हो रही है उसको क्या नाम दे रहा है, के अल्फ़ा का नाम दे रहा है। इट इज़ आल्सो भी पॉसिबल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एम शेल, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली एल से ना आए, हो सकता है मे बी वो एम से आ जाए, या हो सकता है मे बी जो है वो उस एन से आ जाए। तो वो कहता है एम शेल मे बी आल्सो जम्प टू ऑक्यूपाई द होल ऑफ के शेल, द फोटोन आर एमिटेड ऑफ के बीटा। तो एम शेल वाले को क्या नाम दे रहा है भाई, के बीटा का नाम दे रहा है। और ये जो है तो इसमें एनर्जी क्या आ जाएगी, इसमें एल था तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, एम टू के, जिस तरीके से हमने ये ऊपर बयान की है। ये किधर गई, मेरे ख्याल से हमने मिटा दी गई है शायद, हाँ हमने उसको, ये रहा, जैसे कि हमने एल टू के, फिर एम टू के, एन टू के और ओ टू के। तो इस तरीके से जैसे हमने एनर्जी को बयान किया गया है, तो इसी तरीके से आप देखो तो यहाँ पे भी वो यही तो बात कर रहे हैं,
कि भाई जब एम शेल से ऑक्यूपाई करेगा, जंप करेगा, तो हमारे पास के शेल में, तो हमारे पास क्या होगा, के बीटा निकालेगा। दिस फोटोन गिव राइज टू द बीटा ऑफ एक्स-रे सो ऑन, तो हमारे पास ई एम बनेगा। वो कहता है द फोटोन्स एमिटेड इन सच ऑफ अ ट्रांजिशन, ये जो फोटोन्स को एमिट कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है इनर शेल के अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है ना। अब असल में हमारे पास ये देखो ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, असल में हमारे पास आप देखो कि हमारे पास ये क्या है, ये रेस ट्रांसफर कर रही हैं, असल में ये रेस आ रही हैं, इसमें हमारे पास ये जो कुछ पीक्स आ रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास कुछ कौन कौन सी पीक आ रही हैं, जैसे इसमें के अल्फ़ा है, के बीटा की है, इसमें हमारे पास खाली ये के अल्फ़ा के बीटा नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से एल अल्फ़ा भी हो सकता है, एल बीटा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो एक कंटिन्यूसली सी एक स्लोप आ रही है, ठीक है, ये जो कुछ पीक आने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कंटिन्यूसली स्लोप आ रही है। ये जो कंटिन्यूस स्लोप आ रही है उसके बाद यहाँ पे आके ये ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आगे देखते हैं, ये आगे इसमें लिखा हुआ भी है, देखते हैं। तो कहता है बिकॉज द हाई एनर्जी डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ अ टारगेट मटेरियल, और ये कब डिपेंड करेगा भैया, उसके टारगेट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है असल में। ये एम शेल किस तरीके से, एन शेल किस तरह, जितनी ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी होगी एक्स रेज की, उतनी ज़्यादा हमें क्लियर चीज़ें प्रोवाइड होंगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब देखो तो क्या है कि कहते हैं हमारे पास बिकॉज द एनर्जीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ टारगेट मटेरियल, द होल्स क्रिएटेड ऑफ एल टू एम शेल्स एंड ऑक्यूपाई ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर क्रिएटेड ऑफ मोर एक्सरेज, कि भाई अगर एम शेल्स होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, एक्सरेज की इंटेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो हाई एनर्जी का एक्सरे बनेगी। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज डिस्क्रीट ऑफ अ लाइन, अब ये डिस्क्रीट लाइन का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा है, इसमें डिस्क्रीट लाइन अलग अलग से टोटल टाइप बन रहे हैं, और यह हो सकता है कि हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बन रहा हो। कैसे, तो देखो वो कहते हैं द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स, इसको अगर हम देखें तो द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स इज ड्यू टू इफेक्ट एज नाउन एज अ ब्रमस्टर्लिंग। ये जो ब्रमस्टर्लिंग है ना, असल में ये जर्मन अल्फाज है जिसका मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग रेडिएशन। क्या मतलब होता है इसका, ब्रेकिंग रेडिएशन का। कहता है व्हेन, अब यहाँ से असल में उसकी डेफिनेशन को बयान कर रहा है, कैसे कहता है व्हेन द फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डेड इन अ टारगेट, कि जब एक क्या होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होगा, बम्बार्ड करेगा किसी टारगेट मटेरियल के साथ, तो क्या होगा, वो सडनली स्लो डाउन हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, कब, जब वो टारगेट करेगा, उसके नतीजे में क्या होगा, वी नाउ दैट द एक्सेलरेटिंग चेंज द एमिट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, द इम्पैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट और रेडिएशन स्ट्रॉन्गली डी एक्सेलरेट ऑफ अ टारगेट। हुआ क्या कि एक हाईली एनर्जेटिक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आया, बम्बार्ड किया किसी टारगेट मटेरियल से, उसने स्लो डाउन हुआ, तो स्लो डाउन होने उसने अपनी एनर्जी का सारी खारिज कर दी, जो एनर्जी खारिज हुई हमारे पास किस में चेंज होगी, फोटोन में, फोटोन से हमारे पास क्या हुआ, एक्सरेज बन गई, ठीक है। एंड द इम्पैक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट द स्ट्रॉन्गर डी एक्सेलरेट ऑफ अ टारगेट सिंस द रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन इज सो लार्ज द एमिट रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग और शॉर्टर वेवलेंथ। अब होगा क्या कि भाई जब हमारे पास एक्सेलरेशन, जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होगी, डी एक्सेलरेट होगा, तो उस वक्त हमारे पास क्या, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, द एमिटेड रीजन, तो हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ की हमारे पास एक्सरेज बनेगी, ठीक है ना, ब्रमस्टर्लिंग ऑफ द एक्सरेज रीजन। इन केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूज ऑल काइनेटिक एनर्जी, जब हमारे पास, अब ये किस सूरत में था, ये उस सूरत में था जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी को खारिज कर रहा था, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी को खारिज कर रहा था, तो उस वक्त बेटा हमारे पास शॉर्टेड वेवलेंथ की हमारे पास रेडिएशन आ रही थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, अपनी सारी एनर्जी को ज़ाया कर दिया, क्या किया, सारी एनर्जी हम उसने अपनी ज़ाया कर दी, लॉस ऑल काइनेटिक एनर्जी, तो उस वक्त हमारे पास जो है एक्स रेज जो होगी वो सबसे हाई एक्स रेज बनेगी, ठीक है, उसकी हाई इंटेंसिटी होगी। तो उसमें देखो ना, काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, मैक्सिमम है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और अदर फ्रीक्वेंसी डू नॉट लूज देयर ऑल एनर्जी ऑफ कोलिजन, कि भाई हमारे पास जो है वो जो शॉर्टेड वेवलेंथ है उसमें हमारे पास जो है लैम्डा, अगर इसका जो रिलेशन क्या होता है, हमने अब रिलेशन इसका असल में देखा था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है सी ओवर लैम्डा के, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लैम्डा कम है ना, लैम्डा हमारे पास शॉर्टेड है, तो यहाँ पे भी तो यही बात कर रहा है कि भाई अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, तो हमारे पास जो इसकी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो, और दूसरा क्या कह रहा है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सारी एनर्जी भी खारिज नहीं कर रहा, ठीक है,
अदर इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज ऑल दियर एनर्जी फर्स्ट पहली कोलिजन के अंदर ही। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एक्सरेज होगी वो स्मॉलर बनेगी, इतनी खास कोई हमारे पास एक्सरे नहीं बनेगी। लेकिन जब क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अपनी सारी एनर्जी को क्या करेगा, निकाल देगा, खारिज कर देगा, ठीक है। तो और उसकी हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी, अब उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, हाई होगी। अब फ्रीक्वेंसी पहले तो हाई थी तो वेवलेंथ कम थी ना, अब उसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उस सूरत में हमारे पास ये जो वेवलेंथ है ये ज़्यादा होगी। तो हमारे पास वो क्या होगा, एक्सरे जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास होगी। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक का लास्ट हिस्सा है, ठीक है। इसमें हमने एक्सरे की इमेजिंग के बारे में पढ़ना, कि मतलब एक्सरेज के है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस वजह से है। तो आप देखो कि एक्सरेज हमारे पास अमूमन हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट किया था ना, कि भाई हम उसकी लिमिटेशन को देख रहे थे कि हमें अल्ट्रासाउंड एक्सरेज की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे एक्सरेज वो क्या कहते हैं, वो कहता है द एक्सरेज ट्रेवल थ्रू अ बॉडी, की जब एक्सरेज ट्रेवल करती है किसी बॉडी में से तो क्या करती है, द लॉस एनर्जी, वो सारी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, बिकॉज द इंटरेक्शन विद एटम, जब वो एटम से टकरा रही है। और इस प्रोसेस को वो क्या नाम दे रहा है, वो इस प्रोसेस को अटेन्यूएशन का नाम दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद फिर वो दूसरा पॉइंट इसमें से क्या उठाता है, इसमें से कहता है आयोनाइज एटम। आयोनाइज एटम का मतलब क्या हुआ, कि भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना, नॉकआउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन्स को असल में वो निकाल रहा है, ठीक है, और एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। इसके नतीजे में इंटेंसिटी जो है एक्सरेज की वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वो कहता है द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिक्रीज द ग्रेजुअली पास थ्रू द मटेरियल। जब क्या है वो किसी भी मटेरियल से गुजरता है तो अपनी क्या करते हैं, इंटेंसिटी को डिक्रीज करता है। किस फार्मूले के जरिए, वो इस फार्मूले के जरिए अब वो क्या करता है, अपनी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब ये फार्मूला हमें बताता क्या है, इसमें आप देखो कि जो हमारे पास ये जो आई नॉट है असल में क्या है, ये इनिशियल इंटेंसिटी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो आई है ये आफ्टर पासिंग थ्रू अ मटेरियल, मतलब इनिशियल इंटेंसिटी वो जो हमारे पास सिंपल किसी मटेरियल से पास होने से पहले वाली है, और लेकिन ये जो हमारे पास ये आफ्टर है, जब पास हो गया तो उस वक़्त की एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ठीक है। जब किसी मीटर से टकराएगा मटेरियल से तो उस वक्त हमारे पास उसको एक्स का नाम दिया है, उसका जो कोफिशिएंट उसने म्यू नॉट का नाम दिया। कहता है ये हमारे पास एक रियल टाइम इमेजेस होती हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम जो है इमेज के किसी भी बॉडी के जो है इंटरनल पार्ट, हार्ड टिश्यूज़ जो हैं जैसे बोन्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके जो है हार्ड टिश्यूज़ में हमारे पास आ जाते हैं, उनके हमारे पास एक क्लियर इमेज के बारे में बताती है कहाँ से फ्रैक्चर है, क्या नहीं है, कौन सी इसमें ब्रेकिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें हमारे पास कंट्रास्ट एजेंट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, कंट्रास्ट एजेंट। असल में कंट्रास्ट एजेंट क्या काम करते हैं, ये कंट्रास्ट एजेंट हमारे पास जो है ये डिफ्रेंशिएट का काम करते हैं असल में, ठीक है। किस चीज़ का काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट का। किस तरह का डिफ्रेंशिएट, भाई वो कहता है कंट्रास्ट एक्स रेज हमारे पास इमेज मीन हाउ द क्लियर कैन बी डिफरेंट टिश्यू ऑफ पार्ट। देखिए हमने पहले तो ये बात कर ली ना कि एक्सरे हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग होगी, किसी के लिए सेम नहीं होगी। तो मतलब अगर हमने चेक करना है कि हमारे पास जो डिफेक्टेड पार्ट है और जो नॉर्मल बॉडी पार्ट है, जब हम उसको चेक करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उसमें क्या है, कि नॉर्मल बॉडी पार्ट कौन सा है और डिफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा है। तो उसको हमने चेक करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये वाली एक्सरेज होती हैं जिसको हम कंट्रास्ट एजेंट कहते हैं। अब ये क्या करती है, ये एक क्लियर डिफ्रेंशिएट करती है दोनों डिफरेंट टिश्यूज़ के दरमियान, कौन सा, एक डिफेक्टेड वाला जिसमें चोट लगी और एक नॉर्मल बॉडी का, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंड करता है हमारे पास एक्सरेज की एनर्जी के ऊपर। एक्सरेज हमारे पास जैसे बोन्स के लिए, ठीक है। फिर ये हमारे पास देखो हार्ड एक्सरेज किसके लिए, हाई एनर्जी, हार्ड एक्सरे हाई एनर्जी है, जैसे सॉफ्ट हो गया, बोन्स हो गई, इमेजिंग हो गई। और सॉफ्ट एक्सरेज हमारे पास क्या हो गया, लो इमेजिंग, ठीक है। आफ्टर सॉफ्ट टिश्यूज लाइक ऑफ अ ब्रेस्ट वगैरह के लिए हमारे पास सॉफ्ट होती है। फिर इसके बाद हमारे पास ये कौन कौन से केमिकल को इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद बेरियम है, ठीक है। अब्जॉर्ब एक्सरेज, ये क्या करते हैं, एक्सरेज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। They are the inject of swallow the highly certain of a part of a body since the high atoms of a number increase the X-ray absorption making a tissue। अब असल में होता क्या, जब ये एक्सरेज हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो जो हमारी बोन्स होती है वो क्या करती है, एक्सरेज को अब्जॉर्व करती है। और जितनी ज़्यादा एक्सरे हमारे पास अब्जॉर्व होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास हाई इमेज क्रिएट होगी। अब इसको जो है ना नोट्स के ज़रिए ज़रा देख लेते हैं कि जल्दी से कि हमने नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, किस तरीके से अगर ये पेपर में सवाल आता है तो किस तरीके से लिखना है, और उसके बाद हम जो है इस टॉपिक को एंड करते हैं। जी, अब इसको देख लेते हैं नोट से जल्दी से कि किस तरीके से आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो आपके पास देख
तो कहता है इन 1895 अ जर्मन फिजिस्ट विलियम कॉर्नेट रोटेंजन डिस्कवर्ड ऑफ एक्स रेज, ठीक है, और एक्स रेज हमारे पास एक्स मतलब क्या होता है, अननोन रेडिएशंस, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या होगा था, हाईली एनर्जेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिट व्हेन द फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्लो डाउन एंड इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ अ टारगेट मटेरियल्स आर नोन एज एक्स रेज। इसकी रेंज हमारे पास कितनी होती है, 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक होती है। अच्छा बेटा, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने किस तरह से लिखना है, एक एक्सरे ट्यूब है, कॉन्सिस्ट क्या करती है, फॉलोइंग स्टेप है, जैसे फिलामेंट सप्लाई है, कूलिंग सिस्टम है, कैथोड की ग्रिड्स हैं, टारगेट एनोड है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है और फिलामेंट बल्ब। तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, आपने आप बुक से बनाना चाहो बुक से बना लेना, लेकिन उसमें हमारे पास ये है एक हाई वोल्टेज वाला आपने इफेक्ट को ज़रूर डालना है, क्योंकि बुक में ये मौजूद नहीं है। अब आप देखो कि हमारे पास ये क्या है कि ये लो वोल्टेज की सप्लाई है जो फिलामेंट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे कैथोड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, जब ये गर्म होगा उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास एक्सेलरेट करने के लिए ये हाई वोल्टेज है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। ये टंगस्टन के स्टिक्स है और ये कूलिंग सिस्टम्स। देखने के बाद हम इसकी प्रोडक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शंस को आप चाहो तो आप इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी बयान कर सकते हो, नहीं तो आप एक पैराग्राफ की सूरत में भी बयान कर सकते हो, वो आपके ऊपर। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में सबसे पहले क्या कहता है, वो कहता है एक हाईली वैक्यूम ट्यूब है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोलाइडिंग ट्यूब का नाम देते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इन्वेलप ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनसाइड आर नाउन ऑफ एक्सरे ट्यूब। इसमें क्या होता है, हर कंपोनेंट हमारे पास अंदर होता है, इसका एक्सरे ट्यूब कहते हैं। कहते हैं व्हेन द कैथोड इज हीटेड, जब कैथोड क्या होता है, गर्म होता है, बाय अ फिलामेंट एफ, ठीक है। तो उसके कनेक्ट में क्या होगा कि लो वोल्टेज इज एमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एमिट होंगे, कौन से, लो वोल्टेज। कब, जब हमारे पास कैथोड गर्म होगा। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, थर्मोनिक एमिशन का। वो कहता है इफ़ द लो वोल्टेज इज इंक्रीज, जब लो वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा कैथोड को, हैज़ अ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट एंड रिटर्न टू द मोर ऑफ एक्सरेज। जब वापस आएगा तो इतनी एनर्जी को खारिज करेगा, जो एनर्जी खारिज करेंगी वो हमारे पास क्या करेंगी, एक्सरे को भी प्रोड्यूस करेंगी। अब आ जाते हैं एनोड के ऊपर। एनोड क्या, वही बेसिकली ऑफ टारगेट मटेरियल है जो कि क्या करता है, एमिट करता है एक्सरेज को। कब, जब वो हमारे पास हीट होगा, ड्यूरिंग ऑफ एक्सरेज एनोड इज हीटेड टू हाई। फिर क्या कहता है, सो द एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट के। हमारे पास जो एनोड है वो किससे बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट से बना होता है। मिसाल के तौर पर कौन कौन सा, जैसे प्लैटिनियम है, फिर टंगस्टन है, फिर मोलिब्डेनम। कहता है व्हेन द एनोड इज प्रोड्यूस द एक्सरेज, जब एनोड क्या करता है, एक्सरेज को प्रोड्यूस करता है, द मेटल्स आर हीट अप, तो हमारे पास मेटल्स क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। सो द कूलिंग चैम्बर आर यूज टू एब्जॉर्ब, हम क्या करते हैं, कूलिंग चैम्बर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस हीट अप हुआ मेटल को क्या करते हैं, ठंडा कर देता है, जिसके ज़रिए हमारे पास मेल्ट होने से वो बच जाता है। अब आ जाते हैं ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला हिस्सा। ये जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला हिस्सा है, मैंने आपको बताया, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा है हाई वोल्टेज वाला। तो हम इस चीज़ को देखने लगे कि ये हाई वोल्टेज हमने क्यों लगाया है। तो देखें, वो कहता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाज क्रिएटेड बिटवीन ऑफ कैथोड और एनोड। ये किसके दरमियान है, असल में ये हमारे पास कैथोड और एनोड के दरमियान है। कैसे, कहते हैं इट्स रेंज अबाउट, इसकी रेंज कितनी होती है, 25 किलोवाट से 100 किलोवाट तक। व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से, मूव होना विद द मोर एक्सेलरेशन। फिर क्या करते हैं वो ज़्यादा, जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन उनकी बढ़ेगी, एंड इट्स रिटर्न टू मोर। और जब वो वापस आएगा एनर्जेटिक, तो हमारे पास वो क्या करेगा, हाईली एनर्जेटिक एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो द हाईली पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल द क्वालिटी। तो हमारे पास ये जो है हाई पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, क्वालिटी ऑफ एक्सरेज को कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, कौन सी एक्सरे की ट्रांसमिशन टाइप्स आ जाती हैं, कितनी है, 3 तरह की इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास, लेकिन ये क्या है, दी आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्रांसमिशन बट इट डिपेंड ऑन द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द शेल। तो दैट टाइप ऑफ एक्सरेज विच इज एमिटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम L to K शेल्स, ठीक है, आर नाउन एज अ K सीरीज, ठीक है। कब, जब ये L से K तक की जाएगी तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ कहलाएगी, K सीरीज़ कहलाएगी। अगर आपसे पूछिए M सीरीज़ तो आप क्या लिखोगे, M to K, तो यहाँ पे हमारे पास वो कौन सी सीरीज़ कहलाएगी, K बीटा वाली, ठीक है। इसी तरीके से आपने N to K लिख दोगे, तो डेफिनेशन में आपने बस क्या करना है, L की जगह पे N लिख दोगे, तो बाकी आपकी चीज़ें बाकी सारी सेम रहेंगी। उसके बाद आपके पास एक देखें ग्राफ बनेगा, किसके दरमियान है भाई, इंटेंसिटी और वेव लेंथ के दरमियान ग्राफ है। किस तरीके से ग्राफ बन रहा है, यहाँ से आप देखो कि वैल्यू इसकी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बीटा वाली आ गई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से देखो आपके पास, मैंने कहा था ना कि हमारे पास खाली के वाली नहीं होती है, हमारे पास लेफ्टा एल वाली भी होती है, तो ये हमारे पास एल वाली आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास सीधी स्लो डाउन होता होता ब्रेक हो गया, तो इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स है ये
क्या होता है, वो कहता था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एन इफेक्ट इज नॉन एज द ब्रॉन्स्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। ये इसकी डेफिनेशन उसको बयान कर रहा है। कहता है व्हेन द फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डेड टू द टारगेट मटेरियल, कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बम्बार्ड करता है किसी टारगेट मटेरियल से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सडनली स्लो डाउन हो जाता है और इसके इम्पैक्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्सरेज निकलती है। जैसे कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच लैम्डा, ठीक है, एच एफ होता है और एच एफ हमारे पास ये जो एफ है ये किसके इक्वल होता है, सी एफ लैम्डा। और यहाँ से हमें पता है कि जो हमारे पास ये एफ है और ये लैम्डा है ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। ये वो लैम्डा हमने क्या किया, इसकी जगह पे पुट कर दिया एनर्जी की जगह पे, ठीक है। और एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V और E के, तो यहाँ से हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। तो दी है और ये हमारे पास किसके लिए वैलिड है, ओनली एक्सरेज, कौन सी, कंटिन्यूस। अब आ जाते हैं एक्सरे इमेजिंग की तरफ, जो आपके टॉपिक का लास्ट हिस्सा। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या है, व्हेन द एक्सरेज ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी, जब एक्सरेज आपकी ट्रेवल करती हैं और एनर्जी को लॉस करती हैं, कब, जब वो एटम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एटेंटोनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट एजेंट है। कंट्रास्ट एजेंट में हम ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी डिफरेंट टिश्यूज में, जैसे बोन्स है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, हार्ड टिश्यूज़ हैं। फिर टाइप्स ऑफ एक्सरेज है हमारे पास, दो तरह की एक्सरेज होती हैं, कौन कौन सी, एक हार्ड होती है और एक सॉफ्ट होती है, ठीक है। और ये सारा जो है ना, ये इसके यूजेस में भी आप लिख सकते हो एक्सरे की। मेडिकल में अगर आपसे पूछा जाए सवाल में कि यूजेस ऑफ एक्सरेज क्या हैं, तो एक्सरे में हम क्या करते हैं, बोन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, इंटरनल उसकी ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल चोट हो गई, ठीक है, तो उसके बारे में हमारे पास हार्ड टिश्यूज़ हो गए, सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, ये सारा हमारे पास के यूजेस में आ जाएगा। तो इस हैज़ द हाई एनर्जी ऑफ कॉमनली यूज ऑफ अ बोन इमेजिंग, ठीक है। और सॉफ्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इट हैज़ अ लो एनर्जी, इसमें हमारे पास एनर्जी लॉस होती है। 2 पॉइंट हो गए ना, एक हार्ड टिश्यू के अंदर ये हमारे पास हाई एनर्जी होगा, सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास ये लो एनर्जी होगी। और ये कॉमनली यूज़ किसके लिए होते हैं, बोन इमेजिंग के लिए या सॉफ्ट टिश्यू जैसे ब्रेस्ट वगैरह की चीज़ें हो। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये एक्सरे का टॉपिक मौजूद था, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो है ये एक्सरे कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो अगर वो कहे डिटेल द एक्सरेज, तो आपने क्या है, इसको स्टार्ट से लिखना स्टार्ट करना है और आपने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, सारा, और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, एक्सरेज और सारी आपने तफसील उसको यहाँ तक बताना है एक्सरे इमेजिंग तक की। अगर वो आपको कहता है खाली प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बारे में, या डिफाइन एक्सरे एंड राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो आपने खाली डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस के बाद आपने खाली ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बता देनी है, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला हिस्सा आपने इसमें बयान कर देना है, दैट्स इनफ। और आपने इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।